हेलो दोस्तों, कॉमर्स भावेश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं चैप्टर 15 सीओसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आपने सीओसी, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, अगर ये चैप्टर समझ नहीं आया तो आपको कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा, डिविडेंड डिसीजन समझ में नहीं आएगा, कैपिटल बजटिंग भी समझ में नहीं आएगा। तो सीओसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपको सीओसी समझ में आ गया तो आप बाकी के जो आगे के इसके एडवांस चैप्टर्स हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड डिसीजन, कैपिटल बजटिंग, ये भी आप समझ पाएंगे। तो सीओसी क्या है? जो हमारे पास कैपिटल है, पूंजी है, जैसे कि इक्विटी, डेप्थ, उस पूंजी की लागत को हमें यहाँ कैलकुलेट करना सीखना है। अगर आपको पैसा बाहर से रेज करना है तो वहीं से लोगे जिसकी लागत कम है। तो पहले लागत को कैलकुलेट करना सीखो। सीओसी में हम लागत को कैलकुलेट करना सीखेंगे। हम पैसा वहाँ से लेंगे जहाँ लागत कम है। एग्जाम्पल के तौर पे पार्ट फर्स्ट है ये। एग्जाम्पल के तौर पे मानो इक्विटी शेयर कैपिटल और ये डेप्थ। कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है, पूंजी की लागत, कैपिटल आपकी चार है। एक इक्विटी शेयर कैपिटल, एक है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक है आपकी डेप्थ यानी लोन, और एक है आपकी रिटर्न अर्निंग्स। चार तरह की कैपिटल है, ठीक है, चार तरह की कैपिटल है। जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो दो तरीके की है, इरिडीमेबल और रिडीमेबल। डेप्थ भी आपकी दो तरीके की है, इरिडीमेबल और रिडीमेबल। इक्विटी शेयर कैपिटल में आपके चार मेथड आएंगे, और जो रिटेन अर्निंग्स है वो इक्विटी शेयर के अंदर ही आएगी। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उसकी जो रिटर्न होती है, रेट होती है, तो वो और आर ही बराबर होंगे, यानी जो आपकी के ई होगी वो के आर के बराबर है। के मतलब होता है कॉस्ट। जब भी हम बाहर से पैसा लेते हैं तो हम वहीं से लेंगे जहां पे हमें लागत कम पड़ेगी, वही कैपिटल रेज करेंगे जहां पे हमें लागत कम पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें चार मेथड आएंगे। जब अपन इक्विटी कैपिटल करेंगे स्टार्ट तो मैं चार मेथड बताऊंगा। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मानो आपके पास दो कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो कैपिटल रेज कर रहे हो आप, वो मान लो 20 लाख, ठीक है। डेप्थ से आप ले रहे हो 40 लाख। ये ऑप्शन है, ऑप्शन जैसे आपके पास ऑप्शन होते हैं, मानो आपको लेनी है तो कॉस्ट इसकी आ रही है 3 लाख और इसकी आ रही है 4 लाख। अगर हम अमाउंट के हिसाब से देखें, ठीक है, अगर हम अमाउंट के हिसाब से देखें तो आप कहोगे कि ये ज़्यादा है और ये कम है। अगर आप अमाउंट के हिसाब से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये ज़्यादा है और ये कम है। हम तो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे क्योंकि इसकी कॉस्ट कम है। पर जो भी कॉस्ट होती है, ठीक है, आप उसको है ना अमाउंट से मत जज करो। कॉस्ट हमेशा जज होगी परसेंटेज से। कॉस्ट हमेशा जज होगी परसेंटेज से। कैसे? कॉस्ट निकालनी है ना तो आप उसको परसेंटेज में निकालो, कॉस्ट अपॉन कैपिटल करके। ये बेसिक फॉर्मूला है कॉस्ट निकालने का। ये बेसिक फॉर्मूला है कॉस्ट निकालने का। कैसे? देखो, 20 लाख इंटू 3/100। जब आप 20 लाख, एक सेकंड, सॉरी, 3 लाख
अपॉन 20 लाख, मैंने उल्टा लिख दिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके आएगा 15%। ठीक है। जब आप इक्विटी शेयर कैपिटल को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, और जब आप डेप्थ को करेंगे तो क्या आएगा, 4 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100। ये कॉस्ट निकाल रहे अपन बेसिकली, इसकी 10% है। जब आपने अमाउंट में देखा तो आपको यहाँ पे थोड़ा दिक्कत लगी, आपको लगा यार ये ज़्यादा है, अगर मैं डेप से रेस करूँगा तो मुझे नुकसान होगा, मुझे 4 लाख लागत आ जाएगी और मुझे 40 लाख ही मिलेंगे, 4 लाख देने पड़ेंगे, 40 लाख मुझे मिलेंगे। जब आपने इक्विटी को देखा तो आपने देखा इसकी तो 3 लाख कॉस्ट है और मुझे 20 लाख मिल रही है, यानी मेरे जो अगर मेरे को देने हैं डिविडेंड वगैरह जो भी अपनी लागत वगैरह है वो 3 लाख यानी कम आ रही है और लेने 20 लाख ही है। पर जब आप उसको परसेंटेज में देखेंगे तो आप पाएंगे इक्विटी ज़्यादा थी डेप से। ये जो परसेंटेज है ये कॉस्ट है, ये आपकी कॉस्ट है, लागत है। आपको यहाँ पे 5 का फर्क आ रहा है, 5% का फर्क आ रहा है, यानी जब आप इक्विटी से पैसा रेस करेंगे तो आपको 15% देनी पड़ेगी कॉस्ट, और जब आप डेप्थ से पैसा रेस करेंगे तो आपको 10% ही आपको कॉस्ट लगेगी। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, डेप्थ। तो इसी तरह हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आगे बढ़ाएंगे, अपन समझेंगे कि अपन को पैसा कहाँ से लेना चाहिए। अपने पास 4 कैपिटल है, आप 4 कैपिटल रेस करते हैं, पर हमें पैसा लेना किसे चाहिए वो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताता है कि हमें कहाँ से पैसा लेना चाहिए। सबसे पहले आएगा कॉस्ट ऑफ डेप्थ। कॉस्ट ऑफ डेप्थ जो होती है 2 तरीके की होती है, रिडीमेबल और रिडीमेबल। फर्क क्या है, इरिडीमेबल में क्या फ़र्क आएगा और रिडीमेबल में क्या फ़र्क आएगा। इरिडीमेबल कंपनीज जो लॉ अपना एक्ट है 2013 उसमें ये इसको हटा दिया गया, इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, क्यों बंद कर दिया गया, क्योंकि इसमें क्या होता है जो ड्यूरेशन होता है वो होता ही नहीं है। जैसे इरिडीमेबल में जो डेप्थ से आप पैसा लेंगे, ठीक है, मानो आपने 50 लाख लिए, 60 लाख लिए, आपने पैसा ले लिया, इसमें आपको लाइफ टाइम इंटरेस्ट देना पड़ता है, इसमें आपको लाइफ टाइम इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, यानी पैसा आपके पास ही है और आपको लाइफ टाइम इंटरेस्ट देना पड़ेगा इसमें रिडीमेबल में। तो कंपनीज क्या करती है, थोड़े टाइम बाद 5-10 साल बाद वो इंटरेस्ट भी देना बंद कर देती है और पैसा भी वापस नहीं करती है। तो यहाँ पे फ्रॉड हो जाता है इरिडीमेबल में, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। तो कंपनीज एक्ट 13 में इरिडीमेबल को बंद कर दिया गया। देखो जो दोस्तों मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ ना, ये जो नॉलेज है ये बेसिकली आपको बहुत कम जने देंगे। ठीक है, आपको डीप में बहुत कम जने ले जाएंगे, आपको पढ़ा देंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, ऊपर ऊपर से पढ़ा देंगे। ठीक है, जो असली होती है ना चीज़ वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको रिडीमेबल पढ़ा देंगे, क्वेश्चन करा देंगे, रिडीमेबल समझा के क्वेश्चन करा देंगे, पर जो चीज़ लागू है या करंट में जो है वो आपको ऐसे डीप वाली नॉलेज नहीं देगा कोई। अब रिडीमेबल है ना जो, वो 5 जैसे मैक्सिमम 20 साल तक होते हैं, 20 साल तक मतलब पैसा मिलेगा आपको और आप इंटरेस्ट दो। ठीक है, आप इंटरेस्ट दो 20 साल तक, और जैसे कभी कभार जरूरी नहीं है, तो मैक्सिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम जो उसकी लिमिट है ना, मैक्सिमम लिमिट रिडीमेबल की वो 20 साल है। ठीक है, कंपनी के केस में, और 5-10 साल नॉर्मल जो क्वेश्चन आएगा ना आपका वो 5-10 साल तक ही रहेगा, ज़्यादातर 5-10 साल का भी नहीं रहेगा, 3-4 साल का ही रहेगा। ठीक है, यानी आपने पैसा लिया, 3-4 साल इंटरेस्ट दिया और फिर 3-4 साल पूरे होते उसको पैसा चुका दिया, तो रिडीमेबल आपके लागू होता है। तो कॉस्ट ऑफ डेट में ये 2 चीज़ें आती है, तो अपन इन दोनों के क्वेश्चन करेंगे। और बेसिक जो फॉर्मूला है ना वो आप इसको ध्यान रख लेना, बेसिक जो फॉर्मूला होगा वो होगा कॉस्ट अपॉन कैपिटल, ये आपको हर जगह काम आएगा, बेसिक फॉर्मूला ये।
कॉस्ट को परसेंटेज में निकालने का। ठीक है, इस बेसिक फॉर्मूले को दिमाग में रखिए, यूनिवर्सल फॉर्मूला ही है। मैं क्वेश्चन करा देता हूँ रिडीमेबल का, इरिडीमेबल है ना वो भी करा दूंगा, पर क्वेश्चन जो होते हैं ना वो हमेशा रिडीमेबल में से आते हैं, क्वेश्चन हमेशा रिडीमेबल में से आएंगे। उसका कारण बताता हूँ। जो इरिडीमेबल होता है ना, वो जो भी इरिडीमेबल जो होता है ना, मैं बताऊँ इरिडीमेबल जो होता है, इसका बेसिक क्या फॉर्मूला है पता है आपको? इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। इंटरेस्ट क्यों? क्योंकि डिबेंचर होता है उसमें इंटरेस्ट होता है, इसलिए यहाँ पे आपका इंटरेस्ट अपॉन एनपी होता है नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड होता है कॉस्ट माइनस फ्लोटेशन, सॉरी इशू माइनस इशू। फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब है जब भी कंपनी कुछ इशू करती है, शेयर वगैरह इशू करती है या डिबेंचर इशू करती है, तो कुछ कॉस्ट उसको बेयर करनी पड़ती है। फ्लोटेशन कॉस्ट होता है जैसे अंडरराइटर्स होते हैं उनको पेमेंट करना, या फिर जो प्रमोटर्स होते हैं उनको देना, या एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, प्रॉस्पेक्टर को छपवाना, प्रिंटिंग के जो एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, कमीशन के एक्सपेंसेस होते हैं। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं जो इशू के टाइम पे लगाए जाते हैं या इनकर्ड हो जाते हैं, वो होते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, इसके एग्जांपल लिख लेना, जैसे आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, जैसे प्रिंटिंग एक्सपेंस। मैं फ्लोटेशन कॉस्ट का एग्जांपल बता देता हूँ। प्रिंटिंग एक्सपेंस, ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन। तो ये जो चीजें होती है ना, ये आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। ये आपको क्या है, हर कोई नहीं बताएगा आपको, सीधा क्वेश्चन हो जाता है। क्योंकि जो एमकॉम या बीकॉम है ना, तो वहाँ जो है ना ज़्यादातर लोग क्वेश्चन कराने से मतलब रखते हैं, नीट में कोई नहीं ले जाएगा। इसी वजह से बीकॉम एमकॉम के जो बच्चे होते हैं ना, वो क्वेश्चन करके आ जाते हैं और उनको बेसिक ज्ञान नहीं हो पाता। क्वेश्चन कराते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, रिडीमेबल का क्वेश्चन है, और जो इशू हो रहा है वो पार पे हो रहा है। ठीक है, इशू पार पे हो रहा है, ठीक है, यानी मतलब मैं समझाता हूँ बेसिकली मतलब क्या है। जो रिडीमेबल है ना वो आफ्टर 8 ईयर है। रिडीमेबल यानी पेमेंट जो होगी डेप्थ की वो 8 साल बाद होगी, यानी आपको इंटरेस्ट तो देना है 8 साल तक, और पेमेंट जो है 8 साल बाद आपको फुल कर देना है पेमेंट। अब आपको क्वेश्चन में जो है इलस्ट्रेशन 2 है, MR अग्रवाल FM, इलस्ट्रेशन 2 है, और रिडीमेबल इशूड पाथ बता दिया मैंने, पोशाक लिमिटेड है। इसने 1000 शेयर 9% के डेप्थ के हिसाब से इशू करे, 1000 शेयर्स 9% डेप्थ के हिसाब से ऑफ ₹500, है ना, एक शेयर 500 का है, एक डेप्थ 500 का है, और पार पे इसने इशू करे। रीपेमेंट जो उसकी होगी वो 8 साल बाद होगी। अब कुछ कॉस्ट है जो उसने इनकर्ड करी, जैसे अंडरराइटिंग कमीशन UC यानी अंडरराइटिंग कमीशन 1.5%, ब्रोकरेज है 0.5%, प्रिंटिंग है और अदर एक्सपेंसेस है 10,000, और जो टैक्स है वो 30% है। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है आफ्टर टैक्स, KD आफ्टर टैक्स। मैं एक बेसिक आपको एक चीज़ बताता हूँ, KD यानी कॉस्ट ऑफ डेप्थ। ठीक है, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या है। ये फॉर्मूला हमेशा रिडीमेबल में लगाना, ये फॉर्मूला रिडीमेबल में लगाना। ठीक है, फॉर्मूला है KD इंटरेस्ट MV माइनस NP अपॉन N
इंटू 100 MV प्लस NP अपॉन 2। आई मतलब इंटरेस्ट, क्योंकि डेप्थ में इंटरेस्ट लगता है। MV यानी मैच्योरिटी वैल्यू, NP यानी नेट प्रॉफिट, अच्छा N का मतलब जो यहाँ N है वो है नंबर ऑफ ईयर्स, ये कितने साल बाद आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। वैसे जो KD होता है ना वो हमेशा बिफोर टैक्स निकलेगा, पर जो अपनी बुक है ना वो हमेशा आपको बोलेगी आफ्टर टैक्स निकालो, क्योंकि आफ्टर टैक्स में ना 2-3 स्टेप्स और ऐड हो जाते हैं, यानी कि आपकी कैलकुलेशन 2-3 स्टेप और बढ़ जाती है। इसलिए जो बुक वाले हैं ना वो आपसे आफ्टर टैक्स निकलवाते हैं, पर अपन इसको बिफोर टैक्स निकालेंगे, फिर एक ईजी एक तरीका है, उससे आफ्टर टैक्स भी निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आप इंटरेस्ट निकालना, ठीक है। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 1000 इशू करे थे डेप्थ 9% वाले 500 रुपीज़ के, ठीक है। अब ये जो 500 है ना इसका 9%, 500 को 9% 45 रुपये, ये आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। 45 रुपये आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ आ गया 45 प्लस मैच्योरिटी वैल्यू, हमेशा आपको दे रखी जो रिफ्यूज वाली होती है मैच्योरिटी वैल्यू होती है, यानी 500। नेट प्रोसीड यानी क्या होता है, नेट प्रोसीड होता है इशू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इशू आपने 500 करे माइनस, ये वाले इशू नहीं है ये, ठीक है। इसको आप मैच्योरिटी वैल्यू लिख लो, मैच्योरिटी वैल्यू में से जब आप माइनस करेंगे तो फ्लोटेशन कॉस्ट, तो आप क्या आएगा, तो मैच्योरिटी वैल्यू 500 है माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट कैसे निकलेगी, फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट आपको 3 एक्सपेंस थे, एक तो यूसी था 1.5, एक प्रिंटिंग एक्सपेंस था 10,000, और एक कौन सा था, ब्रोकरेज 0.5%। यूसी कैसे निकलेगा पता है, जितने रुपीज़ के थे उसका 1.5%, ठीक है। 500 रुपीज़ के थे, 500 रुपीज़ के थे, इसका 1.5 निकाल लेना, तो आप इसका निकालोगे तो 7.5 आएगा, 7.5 रुपये, ठीक है। ब्रोकरेज है 0.5%, तो 500 का 0.5% 2.5 आएगा, 500 का 0.5% 2.5 आएगा, और जो पी है यानी प्रिंटिंग एक्सपेंस वो है 10,000। अच्छा 10,000 तो प्रिंटिंग एक्सपेंस है, इसको कैसे निकालें, तो ये जाएगा इशू की तरफ। इशू थे 1000 शेयर्स, ठीक है, तो 1000 शेयर्स इशू करे तो उनके लिए जो 1000 शेयर्स हैं उनके लिए प्रिंटिंग एक्सपेंस कराया होगा, प्रोस्पेक्ट बांटे होंगे 1000 शेयरों के लिए, ठीक है। तो 10,000 तो प्रिंटिंग एक्सपेंस है, कितने के लिए करे थे 1000 शेयर्स के लिए, तो कितना आएगा 10 रुपये। तो एक शेयर के लिए 10 रुपये खर्चा आया प्रिंटिंग एक्सपेंस का, एक शेयर के लिए 10 रुपये खर्चा आया प्रिंटिंग एक्सपेंस का। तो टोटल इन तीनों का क्या होगा, 7.5 प्लस 2.5 प्लस 10 यानी 20 रुपये। फ्लोटेशन कॉस्ट निकाल ली 20 रुपये, तो एनपी आ गई आपकी 480।
अच्छा, n नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में दे रखे थे 8 साल, तो 8 लिख देना। अब जो नीचे ये वापस जो होता है ना एवरेज होता है, एक सेकेंड, यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जब इसको सॉल्व कर दोगे, मैंने इसको सॉल्व कर लिया था, तो उसका आंसर है ना 6.94 समथिंग आएगा, 9.7 आएगा, सॉरी 9.7। थोड़ी जगह कम पड़ गई इस वजह से। जब उसको सॉल्व करोगे ना तो 9.7% आ जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना सॉल्व करने में, पहला आप ऊपर वाला स्टेप सॉल्व करना, यानी 20/8 इंटू 100 + 45, फिर डिवाइड करना, ठीक है। 980/2 फिर उसको सॉल्व करना, यानी जब आप ऊपर वाला सॉल्व करेंगे, तो कितना आएगा, जब आप ऊपर वाला सॉल्व करेंगे ना, पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लेना। पहले आपका करना बताऊँ, 20/8 करना, ठीक है। फिर प्लस करना 45, फिर इंटू 100 कर लेना, ठीक है। तो आपके आ जाएगा 4750, और 980/2 करोगे तो 490 आएगा ना, 490। तो इसको सॉल्व आप जब करोगे तो आपका आ जाएगा 9.7%, ठीक है। ये क्या है पता है, ये है बिफोर टैक्स, अभी टैक्स नहीं लगाया, ये बिफोर टैक्स है, ये है बिफोर टैक्स 9.7। आफ्टर टैक्स करने के लिए क्या करूँ, तो आफ्टर टैक्स कैसे होगा, उसके लिए क्या करा जाता है वो देखेंगे। जब भी आपको आफ्टर टैक्स करना है ना तो इंटू कर लेना, ठीक है। ये जो आई ना 9.7, आफ्टर टैक्स करने के लिए आपको इंटू करना पड़ेगा। एक ट्रिक बताता हूँ, देखो 9.7 है, इंटू कर लेना, टैक्स था आपका 30%, टैक्स 30% था ना, तो 30% था, यानी 30/100, यानी 0.30, इंटू कर लेना 0.30, ठीक है। 9.7 इंटू 3 करोगे ना तो आपके कितना आएगा, 2.91, ठीक है। 2.91 आएगा ना, 9.7 को 2.91 से हटा देना, जब हटाओगे ना तो आपका 6.94% आ जाएगा आफ्टर टैक्स, 6.94 आफ्टर टैक्स। मैं फिर कह देता हूँ, जो केडी होता है, ना, वो हमेशा बिफोर ही होता है, पर क्योंकि थ्योरेटिकल बुक में वो पूछ लेता है कि आफ्टर भी बताओ, तो क्योंकि उसको थोड़ा और आपसे कैलकुलेशन करानी है, उससे और निकलवाना है, इसलिए वो बोल देगा कि आफ्टर बताओ, तो आफ्टर बता देना कैसे, बिफोर तो 9.7 था ही, आफ्टर निकालने के लिए आपको पहले इंटू करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2.91, 2.91 को 9.7 से माइनस कर दोगे तो आपका 6.94 आफ्टर टैक्स आ जाएगा।
तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन था, ठीक है। ये रिडीमेबल भी करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी तो रिडीमेबल है। रिडीमेबल में जैसे ये इशू एट पार था, प्रीमियम भी होता है, ठीक है, डिस्काउंट भी होता है, तो वो भी कर लेंगे 3-4 क्वेश्चन। पर ये अभी बेसिक बताया मैंने कि कैसे होता है रिडीमेबल, जो एग्ज़ाम में अक्सर आता है। ये इलस्ट्रेशन 2 था। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।